साल का रहा। आपने एनआरएचएम में ज्वाइन किया और उसके बाद फिर अभी जो आप हैं वो सीजीएचएस, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज जो भारत सरकार देती है, भारत सरकार का एक स्कीम कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज है वो, वहाँ आप जो कलकत्ता यूनिट है, 4 साल से आप वहाँ काम कर रहे हैं। 2017 से अप्रैल से आपने ज्वाइन कर रखा है। डॉक्टर रहमतुल्लाह रहमानी आपके सामने इसलिए भी है कि आप जब देखेंगे जो इनका एफर्ट रहा है यूनानी को लेके, इन सारी सर्विसेज के अलावा जो आपका क्लिनिकल जो आपकी पकड़ है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि जब आप यहाँ थे तो 2 से 3 जगहों पे आप एक साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसमें आप उससे पहले जाने से पहले आप यहाँ पे सर्विस कई क्लिनिक किया करते थे। और एक जो बेहतरीन इनका एक एक्सपर्टीज रही है कि जो मॉडर्न टूल से पेशेंट को ट्रैक करके अपने यहाँ बुलाना, लगातार यूनानी की जो इंफॉर्मेशंस है वो जनरल मीडिया जो है उससे भी लोगों तक पहुंचाना, अपने आप में बेहतरीन बढ़िया एक यूनानी मेडिसिन का जो पेज है बहुत अर्ली स्टेज में इन्होंने शुरू कर दिया था। यूनानी के पुराने फेसबुक पेजेस में वो चलाते हैं इनको। और खासकर आज बुलाने की वजह ये है कि आप लोग को ये पता चले कि कहाँ कहाँ हम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जॉब में जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है सीजीएचएस, उसमें ये काम कर रहे हैं तो वो भी आपको बताएंगे अपने सफर के साथ साथ, ताकि आप इस चीज से अवेयर हो कि अलग, जैसे उस दिन हमने रायपुर से अदनान, डॉक्टर अदनान को आपसे जुड़वाया था, ऐसे रहमतुल्लाह रहमानी सीजीएचएस से हैं, वो आपको पूरा डिटेल बताएंगे। मेरी दरखास्त आपसे ये है कि आप अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें और कोई सवाल है तो आप सवाल लिख छोड़ेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा उसमें। बीच में डिस्टरबेंस ना करें या हैंड रेज नहीं करेंगे, पूरा मौका मिलेगा, सवाल का जवाब रहमतुल्लाह रहमानी साहब खुद देंगे। मैं बीइंग ए टीम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आपको खैर मकदम करता हूँ। और इंशाल्लाह ये बच्चे जो रहमतुल्लाह रहमानी साहब, डॉक्टर रहमतुल्लाह रहमानी साहब, ये बच्चे फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी, लेकिन एक दिन भी इनकी क्लास नहीं हुई है। ये ट्रांजिशन करिकुलम का प्रोग्राम सीसीआईएम ने डिजाइन किया है ताकि ये जो प्रोफेशनल मेंटर कर रहे हैं जिस कोर्स में, इनको ये यहाँ आने से पहले समझ लें। अगर आज इनकी समझ बन जाएगी तो अगला 5 साल ये उसी इंटरेस्ट से उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज अधूरे मन से ये अगर करेंगे तो फिर इनका भी वक्त भी जाएगा और इन चीजों में ये अपने आप को इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों के साथ आपका वेलकम है। स्पेस इज योर्स नाउ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस वालेकुम सर, यस सर। जी जी जी, सुन पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मौका दिया, यहाँ पे कुछ बात रखने का मौका दिया आप लोगों ने। और ये बहुत खुशी का मुकाम है कि हमारी गवर्नमेंट ने और सीसीआईओ में ऐसा एक प्रोग्राम रखा कि जो भी फ्रेशर्स हैं उनके सामने अपनी बात कुछ रख सकें लोग, उनको जो है बता सकें कि यूनानी में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, बेहतर है। तो मैं ये कह रहा था कि यूनानी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, काफ़ी है, और आने वाले वक्त में इसमें इजाफा होगा, इसमें कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। आने वाले वक्त में इसमें काफ़ी इजाफा होगा, और जो लोग इसमें हैं संजीदगी से इसको करेंगे, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, यूनानी को पढ़ेंगे, तो इसके उनका जो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है। लेकिन हर चीज़ में एक होता है सिंसियरिटी, होता है कि इंसान सिंसियर हो, उसके लिए संजीदा हो, और उसको समझ में आए कि हमें यूनानी से कुछ करना है, तभी हो पाएगा। अगर वो यूनानी के अलावा अगर वो सोचता है, पहले से उसने सोच लिया है कि मुझे तो डिग्री लेकर मॉडर्न में प्रैक्टिस करना, ये करना है, तो ये समझ जाइए कि उसमें जैसे हर होता है ना, हर चीज़ का एक सेकेंड होता है, एक फर्स्ट लेवल होता है, एक सेकेंड लेवल होता है। तो कभी उसमें आप फर्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमेशा सेकेंड लेवल पे ही रहेंगे, थर्ड लेवल पे ही रहेंगे। तो हमें यूनानी को लेके आगे चलना है, ठीक। तो मुझे जो आज टॉपिक मिला है उसमें मिला है कि यूनानी इन सीजीएचएस।
तो पहले मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको सीजीएचएस के बारे में बता दूं। सीजीएचएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, ये ऐसी फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऑडिट है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, आर्मी है, फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय हैं, जो लोग हैं, तो उनके उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है कि उनका चेकअप हो, उनको दवाई मिले, उनका इलाज हो। साथ साथ जो लोग रिटायर कर चुके हैं, जो पेंशनर हैं, उनका भी इलाज हो, उनकी फैमिली का भी इलाज होता है। तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो है, जो हॉस्पिटल्स हैं और जिसे जो डिस्पेंसरीज, वेलनेस, उसे वेलनेस सेंटर भी कहते हैं, या पहले जो है सीजीएचएस डिस्पेंसरीज कहते थे। तो ये पूरे इंडिया में काफ़ी जगहों पे, ये तो जैसे कि हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ है ही। उसके अलावा इलाहाबाद में, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रांची, शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, जम्मू। उसके अलावा कुछ नए जगह पे शुरुआत हो रहा है, जैसे सिलीगुड़ी में है, अभी दरभंगा में भी एक वेलनेस सेंटर शुरू हुआ है सीजीएचएस का। तो ज़्यादातर जगहों पे चूंकि मॉडर्न से इलाज होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे आयुष फैसिलिटी है, उसमें आयुर्वेदिक का ज़्यादा है, जैसे पटना में आयुर्वेदिक है। और इंडिया में टोटल 5 जगहों पे हमारा यूनानी का डिस्पेंसरी है। उसमें न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है, लखनऊ में, और यहाँ कोलकाता में। उसके अलावा हैदराबाद और बेंगलोर में इनके सेंटर्स हैं सीजीएचएस के, ठीक है। और इसमें से जो है खुद दिल्ली के अंदर 5 सेंटर हैं जहाँ यूनानी के तहत इलाज किया जाता है, यूनानी के यूनिट्स हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली में जैसे सरोजिनी नगर में है, नारायणा में है, साउथ एवेन्यू में है, चांदनी चौक में है, शाहदरा में। तो इस तरह खुद दिल्ली के अंदर 5 है, और टोटल वहाँ पे आप देखिए कि जो है लगभग 7 या 8 डॉक्टर जो है यूनानी के डॉक्टर दिल्ली के अंदर। उसके अलावा लखनऊ में है, जहाँ आमतौर से 2 सीट होती हैं। कोलकाता में हमारा 2 सीट है, 1 यूनिट है, 2 सीट है। हैदराबाद में 2 है, मतलब 2 यूनिट है, और वहाँ पे 2-2 4 सीट है, 2 अभी वैकेंट। उस तरह बेंगलोर में है। तो यहाँ पे जो है हेल्थ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके तहत यूनानी के लगभग 25 से 30 डॉक्टर हमेशा ऑलवेज होते हैं। अभी जो हमारे पास जो लिस्ट है, उसमें फिलहाल तो 18 डॉक्टर्स की लिस्ट है जो सीजीएचएस में है पूरे इंडिया में। लेकिन इसमें कई लोग रिटायर हो गए हैं, और कई जगह अभी भी वैकेंसी है खाली। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई, ठीक है। इसमें जाने के लिए अभी है कि इसमें एंट्री कैसे होती है। इसमें एंट्री जो है यूपीएससी के थ्रू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, और उसे फिर अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसका जो है वो टेस्ट लेते हैं, या जो है अगर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो फिर इंटरव्यू लेते हैं। तो टेस्ट इंटरव्यू के जरिए फिर आपका सिलेक्शन जो होता है, पूरा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। जो यूपीएससी का जो है, उनका एक अपना तरीका है हर चीज़ का सिलेक्शन का, तो उसके थ्रू इसमें होता है। और अभी इसमें और भी सीट है, और आने वाले वक्त में और भी डिस्पेंसरीज बनने की उम्मीद है। अभी तो सिर्फ इंडिया में 5 है, और भी बनेंगी तो और भी सीट्स बढ़ेंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी। लेकिन इसमें आने के लिए बीएमएस के बाद पीजी, मतलब अभी पीजी का होना जो है ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है। बीएमएस वाले भी जा सकते हैं अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, 5 साल से ज़्यादा हो, और पीजी हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें डिजायरेबल हो जाता है, कैंडिडेट डिजायरेबल हो जाता है। तो क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ है 2016 में, तो कुछ लोग थे जो नॉन पीजी थे, उनको ही बुलाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज़्यादा था, 6 साल 7 साल, उनको भी इंटरव्यू में कॉल किया गया। तो एक तो आप इसमें आ सकते हैं सीजीएचएस में। इसके लिए आप लोग एक एम रखना चाहिए, जो भी है, जो लोग हैं काम कर रहे हैं, रखना चाहिए। क्योंकि इसमें जो आपको फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स को हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको, ठीक। तो ये सीजीएचएस की
मोटी मोटी इतनी सी बात है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ हो और इसमें सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है कि CGHS में कैसे आना है, क्या है, ठीक है। तो मैं उसमें एक्स्ट्रा चीज़ बता सकता। तो मैं बता रहा था कि यूनानी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किसी भी तरह जो है इसमें कम नहीं है। आप जो है यूनानी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुद मेरी जो जर्नी है, अभी तो मैंने आपको सीजीएच के बारे में बताया, जब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो वो समझ आया कि यूनानी में बहुत कुछ करने की अपॉर्चुनिटीज है और आप कर सकते हैं। 2008 में मेरा पीजी मुकम्मल हुआ। पीजी मुकम्मल होने के बाद 1 साल मैं बुरहानपुर में रहा और बुरहानपुर के बाद मैं, क्योंकि मेरा होम स्टेट बिहार है, तो मैं बिहार चला आया 2010। और वहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू की यूनानी की प्रैक्टिस। शुरू में मैंने पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मॉडर्न भी रखा, लेकिन धीरे धीरे वही पेशेंट जो मॉडर्न से उठ चुके थे और काफ़ी इलाज के बावजूद किसी तरह से कोई फायदा नहीं है, कहीं से कुछ सुनवाई नहीं है, बल्कि फाइलें बढ़ती जा रही हैं, जांच बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर वो बदलते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे पेशेंट का मैंने इलाज किया वहाँ पे। तो उससे हमें जो है, हमें भी हिम्मत हुआ। शुरू में हमें भी लगता था पता नहीं यूनानी दवाओं से क्या होगा, फायदा होगा नहीं होगा, लोगों को क्या होगा। लेकिन कुछ इतने ऐसे ऐसे पेशेंट मिले और ऐसे ऐसे मैंने पेशेंट देखे कि मुझे पूरा इस चीज़ का वसूख के साथ यकीन हो गया कि नहीं, यूनानी के जरिए जब हम इलाज करते हैं तो वो कहीं बेहतर इलाज है पेशेंट्स के लिए भी और हमारे मुआलिज के लिए भी, और ओवरऑल सेहत के लिए यूनानी से अच्छा फिलहाल कोई इलाज नहीं है मेरी नज़र में। हो सकता है दुनिया में कहीं हो, किसी के पास और कोई इल्म हो, लेकिन जो अपनी मेरी समझ है, मैंने देखा है। अभी मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ कि मेरे अपने 2 जानने वाले, जिनको बड़े जो डॉक्टर सो कॉल्ड बड़े डॉक्टर होते हैं जिनके साथ करेंगे स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने जो है जैसे हार्ट में ब्लॉकेज बताकर उसे जो है बिल्कुल बोल दिया कि 1-2 महीने की बात है, नहीं, इनकी ब्लड प्रेशर 90-80% है और ये पेशेंट बचने वाले नहीं है। अगर बाईपास सर्जरी कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो कुछ दिन लाइफ क्वालिटी बढ़ेगी। तो एक तुम्हारे स्टाफ की मदर है, ये लगभग कोरोना से पहले की बात है, 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपको डॉक्टर ने 1-1.5 महीने का मौका दिया, 1-1.5 महीने आप दवा खिलाओ, फिर आपका मन हो तब जाकर करवा लो। यूनानी में एक नुस्खा है और बहुत ही आम फहम नुस्खा है। हालांकि मैं बिल्कुल नए लोगों को, अनजान लोगों को शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि आप लोगों को से दिलचस्पी पैदा हो, इसलिए ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, वरना जो लोग प्रैक्टिस करते हैं यूनानी की उन्हीं को बताता हूँ, वरना मैं नहीं बताता। ठीक है, तो वो नुस्खा ये है कि कुछ नहीं है इसमें, जो है हम वजन लेना है। आपका अदरक आप सब जानते हैं, जिंजीबर, अदरक जो है, जंजाबिल जानते हैं, लहसुन जानते हैं, हर कोई जानता है आज के दौर में लहसुन को। ठीक, सिरका है, लेमू है, ठीक, शहद है। इन दवाओं को हम वजन लेकर हम उसको क्या करते हैं, पकाते हैं खुलकर। पकाने के बाद जब ये गाढ़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं किसी डब्बे में अच्छा से रख लो, 1 चम्मच सुबह शाम को। इससे क्या होता है कि जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है वो धीरे 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 खत्म होता है। और अभी काफी समझिए कि जो पेशेंट भी इसको इस्तेमाल किया और खाया, तो उससे जो है उनको काफी सुधार हुआ। और 2 साल से एक पेशेंट है जिसको ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे एक खुद रिलेटिव है बहुत क्लोज में, तो उनको तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपका तो बाईपास भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो जो वेन है उसका जो कंडीशन है उसमें तो हम स्टेंट लगा भी नहीं सकते, लगाएंगे तो फेल्योर हो जाएगा। वो यहाँ जो है बिहार के अंदर अपना दरभंगा फेमस है और पूर्णिया बहुत ही फेमस है इलाज के लिए। तो दरभंगा पूर्णिया दोनों जगह दिखाने के बाद वो दिल्ली गया, और दिल्ली का जो बेस्ट डॉक्टर हो सकता है, एक स्कॉट हॉस्पिटल है, उन्होंने देखा वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आपका लेवल बहुत ही एडवांस हो चुका है। और वो मेरे सामने रो रहे थे कि अब मुझे सिर्फ मौत का फरिश्ता नजर आता है, आज से 3-4-5 महीने पहले की बात। मैंने कहा कुछ नहीं है, आप ये नुस्खा को इस्तेमाल कीजिए, मौत हयात जो है अल्लाह के हाथ में है। अगर मौत होगी तो इंसान चला जाएगा, होगी तो इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन आप इसको खाइए, इंशाल्लाह आपको इफाका हो। 1 हफ्ते बाद उन्होंने खाने के बाद बताया कि नहीं, हमें बहुत ही फायदा है, बहुत सुधार है, जो हार्ट में दर्द होता था, दिल के अंदर दर्द होता था, घबराहट की परेशानी थी, काफी आराम। 2 महीने बाद उन्होंने बताया कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई परेशानी है। फिर वो जांच भी करवाए, जाके पूर्णिया वो जांच भी करवाए, सारा ईसीजी विसी करवाए। पहले रिपोर्ट और अभी की रिपोर्ट में लगभग मोर देन 50% को सुधार है जो प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीजें हैं यूनानी के अंदर है, और ये इसका ऐसा कहीं नहीं हो सकता।
हेपेटाइटिस बी का पेशेंट मैंने देखा है, उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, उससे मैंने दवाई दी, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसी नहीं कि ये नुस्खा बहुत ही पेचीदा हो और बहुत ही ऐसा हो कि मिले नहीं, मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यूनानी में कुछ दवाएं हैं जो जिगर के लिए बहुत ही मशहूर और मारूफ दवाएं हैं, ठीक है। तो उसको मैंने, जैसे माजुन दबिदुल वर्द है, शरबत दीनार, के मको और के काथनी, इसी से मैंने इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट में इतनी सुधार हुआ जिसका एसजीपीटी, एसजीओटी, ये जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें काफी सुधार होते होते पेशेंट चलने फिरने लायक सारा चीज हो। उस पेशेंट को भी डॉक्टरों ने, मुंबई और चेन्नई के डॉक्टरों ने ही बताया था कि ये पेशेंट 1-2 महीना के लिए इनको घर ले जाओ, घर वाले कम से कम देख सुन ले, और उसके बाद भी पेशेंट जो है 2 से 3 साल फिर जिंदा रहा, ये यूनानी दवाओं के बाद। तो ऐसे से एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये है कि आपको यूनानी में थोड़ा ट्रस्ट हो और जो है आप सोचे कि नहीं हमें यूनानी से इलाज करना है। बिहार के अंदर जब मैं प्रैक्टिस में था तो मेरे खुद, जो और कोई दूसरे नहीं, मेरे खुद अपने एक मामू हैं जो चलने फिरने से माजूर हो गए, क्योंकि स्टैटिक नर्व में उनको प्रॉब्लम हो गई, और एक पाँव जो है उनका धीरे धीरे दर्द के बाद ऐसा हुआ कि वो उठाने और उसको नीचे ऊपर रखने से वो माजूर हो, बिल्कुल भी वो चल नहीं पा रहे थे। वो जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं दरभंगा, पूर्णिया, मधेपुरा और पटना, उन्होंने सब जगह देखा है, कहीं उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी भी एक मोटी फाइल बन गई। लास्ट में मैंने कहा कि देखिए मैं आपको यूनानी दवा दे रहा हूँ, इसको खाइए, इंशाल्लाह इससे आराम होगा। आपको माजुन सुरंजान, माजुन जोगराज, हब्बे मुकील, इसी तरह की दवाएं थी, अब तो पूरा हमें उसका याद नहीं है, लेकिन जो आम फहम जो हमारे जॉइंट पेन में चलता है, हब्बे अजराकी, हब्बे सजन, ये सारी दवाएं, कुछ मालिश की दवा, और मैंने उनका हिजामा करना शुरू किया, और वो भी जो है वेट हिजामा नहीं बल्कि ड्राई हिजामा, जबकि हिजामा असल होता है, हिजामा जो वेट हिजामा होता है, ठीक है। हिजामा बिलशुर्त जो होता है वो असल हिजामा होता है, लेकिन मैंने हिजामा बिला शुर्त यानी कि ड्राई हिजामा ही करना शुरू किया उनका, क्योंकि मेरे पास उतनी फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी, और उसका मैंने हर अल्टरनेट डे हिजामा करना शुरू किया, ठीक। और उसका करना हुआ कि 10 दिन के अंदर मेरे वहाँ वो चलने फिरने लगे, जो बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे, जिनको पकड़ पकड़ उठाना पड़ता था, बाथरूम जाना आना मुश्किल था, तो वो चलने लगे, अपना काम धंधा, 1 महीने के इलाज के बाद वो अपना पूरा काम धंधा करने लगे। हालांकि वो कहते थे कि हल्का प्रॉब्लम है, लेकिन काफी हद तक उसमें जो है सुधार होगा, और उनका जो है जो अपना मामूल का जिंदगी है कि चल रहे हैं, खेत जा रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, वो सब करने लगे। तो एक ऐसे एक नहीं है, मेरे पास कम से कम 20-25 है, लेकिन मेरा एक मिस्टेक रहा, जो मिस्टेक आप लोग नहीं कीजिएगा, मुझे उम्मीद है, जो मिस्टेक मैंने किया, मैं किसी पेशेंट का डाटा नहीं रखता, ठीक। कोई जांच कराया, देख लिया, पेशेंट के हवाले ही कर दे, ठीक? उसका मैं अपने पास रिकॉर्ड नहीं रखता था। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे यूनानी के फिजिशियन एंड डॉक्टर हैं और वो किसी पेशेंट का इलाज करें, तो उसके एक कॉपी जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराए हैं, या आप जो भी एग्जामिनेशन करें और जो भी साइन सिम्टम उसको उनको नोट करें, और वो आपको आने वाले वक्त में क्या होता है कि आप उसके उन डाटा बेस पे आप कह सकते हैं हाँ ये इसमें हुआ। अगर आप डाटा नहीं रखेंगे तो ऐसे ही है, लेकिन चूंकि हमें आपको उसको मोटिवेट करना है, तो मैं बता रहा हूँ ये हकीकत है, और मैंने ऐसा किया और काफी किया, एक को नहीं काफी। एक हमारे जानने वाले बैंक के अंदर थे, उनका प्लेटलेट्स लगातार उनका घटता जा रहा था। उन्होंने मॉडर्न डॉक्टरों को देखा, उन्होंने कुछ दवाएं दी, और जब उससे आराम नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, एक दवा तो मैं बना के दूंगा और एक दवा जो है आप खुद बनाए। चूंकि पपीता चूंकि मशहूर हो चुका है कि प्लेटलेट्स को कम करता है, मतलब ज्यादा करता है प्लेटलेट्स को, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक पपीते का पत्ता, उसको जो है धो के साफ करके उसको मिक्सचर में रख के जूस निकाल कर वो पीना है डेली, और एक दवा मैं बना के देता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको बता दूँ वो बता नहीं पाते। गिलो हमारे यहाँ बहुत ही आमतौर से पाया जाता है, काफी पाया जाता है गिलो, टैनस्पोरा कॉर्डिफोलिया, एक यूनानी दवा है, तो हम लोग यूनानी में गिलो कहते हैं, आयुर्वेदिक वाले गुडुची भी कहते हैं या गिलोई भी कहते हैं, ठीक। तो गिलो के तना और पत्ते सारा चीज को मैं लाया, उसे साफ किया, उसको मैंने उबाल के उसका जुशांदा बनाया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जुशांदा बनाया, सिर्फ गिलो का 1 लीटर पूरा जो है भर के मैंने दिया, और उससे मैंने कहा कि इसको 50 ml सुबह शाम पीना है, ठीक है। यानी 100 ml गिलो का जो जुशांदा बना था उसको मैंने पिलवाया।
1 हफ्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनका प्लेटलेट्स काउंट मतलब कि ऊपर आ गया, जितना वो 50 के लगभग आ गया था, 100 से ऊपर गया, और फिर जो है एक अगले हफ्ते बाद वो 1.5 लाख जो होता है उसका जो यूनिट है 1.5 लाख से ऊपर चला गया। तो यूनानी में यह है कि आपको इलाज करना है। अगर आप सोच लेंगे कि हमें यूनानी में इलाज करना है, और क्रोनिक पेशेंट्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं। अभी फिर मैं सीजीएचएस में आ रहा हूँ, तो मैं सीजीएचएस में 4 साल से यहाँ पे इलाज कर रहा हूँ। हम लोग सिर्फ यूनानी से ही इलाज करते हैं। यूनानी के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरा इलाज करें, कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनानी के यूनिट्स हैं, आयुर्वेदिक यूनिट्स हैं, मॉडर्न की यूनिट है, होम्योपैथिक यूनिट है। जो पेशेंट को जिसमें इलाज कराने का मन हो तो वो वहाँ जाके इलाज कराता है। तो हमारे पास ऑब्वियसली है कि यूनानी के से जो इलाज कराना है वो पेशेंट है, और पेशेंट्स आके बताते हैं हम कि मैं इस 10 साल से 15 साल से फला जगह इलाज कराता है, आपको जो फायदा नहीं हो, मुझे यहाँ फायदा। पाइल्स का कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो इसने कहा हो कि हमें फायदा नहीं हो। पाइल्स बवासीर आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन है। एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है, ठीक है। कम से कम महीने में 10-20 तो पेशेंट आ ही जाते हैं, और जो ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, कम से कम 40-50 पेशेंट तो मेरे अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई एक पेशेंट नहीं है, सिंगल पेशेंट जिसने कहा हो कि हमने यूनानी दवा खाया और मुझे फायदा इफाका नहीं हुआ। आप समझिए, अगर आप एक बीमारी को पकड़ लें और उसका आप नुस्खा जान जाए, तो यकीन मानिएगा अगर आप प्रैक्टिस में बैठेंगे तो आपके सामने कोई नहीं टिकेगा उस मर्ज में। ज्वाइंट पेन के हमारे पास जितने भी पेशेंट आए, जितने भी जो भी आए, घुटनों में दर्द है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जो भी आर्थराइटिस हो, उसको आप जो भी नाम दे, गाउट नाम दे, जो भी नाम दे, ठीक है। जो भी पेशेंट आया जो यूनानी दवा हमने दी, कोई पेशेंट ऐसा नहीं जिसने कहा कि हम नहीं कहा कि हमें फायदा नहीं हुआ। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि 1 हफ्ते में किसी ने कहा कि नहीं हमें अभी कोई खास नहीं हो रहा है, लेकिन अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में वही पेशेंट आके बताते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमें बहुत फायदा है, हमें बहुत सुधार है। पहले तो मैं सीढ़ी पे चलने में, सीढ़ी पे चढ़ने में और यहाँ जाने वहाँ जाने में परेशानी होती थी, अब उससे परेशानी नहीं और काफ़ी हद तक कम हो। ठीक, हालांकि हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, कोई दावा नहीं करते हैं कि हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन इतना है मैं बताता हूँ। तो ये ज्वाइंट पेन में अगर आप मॉडर्न की दवा खाएंगे तो वो उनके यहाँ 2-3 ऑप्शन हैं, मैं भी जानता हूँ, चूँकि पेन किलर है, स्टेरॉइड्स हैं, और कुछ मल्टीविटामिन है, फिलहाल कोबालामिन है या कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये देते हैं। उनके अलावा ऑप्शन नहीं है। और वो दवा खाते खाते अगर वो मान लीजिए कि पेन किलर लगातार खा रहा है या स्टेरॉइड खा रहा है, पेन किलर खाएंगे तो फिर गैस की दवा खाएंगे, ओमेपराजोल, पेंटोपराजोल खाएंगे, तो ये तमाम दवाएं ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट हैं, हमारे लीवर, किडनी, यहाँ तक कि कैंसर तक कॉज करते हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर आप मॉडर्न नहीं खा रहे, यूनानी खा रहे हैं, तो उससे बच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूनानी दवाओं में साइड इफेक्ट नहीं होते। यूनानी दवाएं भी अगर सही तशखीस नहीं हो, सही मिजाज को आप नहीं पहचान के अगर उल्टी दवाएं देंगे तो यूनानी दवाएं भी नुकसान करती हैं। लेकिन फिर भी यूनानी दवाओं का इससे जो नुकसान है वो जो मॉडर्न की दवाएं जो लंबी जमाने तक खाते हैं उससे काफ़ी कम है। यानी कि उसके मुकाबले साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम है, लोगों को नुकसान काफ़ी कम होता है। तो इससे है कि अगर आप सही दवा दे रहे हैं तो उस साइड इफेक्ट से भी पेशेंट बच रहा है और उनको सुधार भी हो रहा है। ठीक, बहुत ही सिंपल और कॉमन दवाएं यूनानी की 2-4-5 दवाएं देते हैं, उसी से उनको आराम मिलता है। एक हम लोग और ये करते हैं कि ऑयल देते हैं, ऑयल के साथ जो है अर्केजी थोड़ा मिला के देते हैं, तो लगाने से तुरंत, जैसे कहते हैं कि हमने इंजेक्शन लगाया तुरंत जो आधे घंटे में रिलीफ हो गया, 15 मिनट में रिलीफ हुआ, 1 घंटे में रिलीफ हो गया, तो सेम टू सेम वैसे ही काम करता है। अगर रोगने सुर्ख में हम अर्केजीब मिला के किसी को ज्वाइंट पेन में लगा देते हैं तो 10 से 15 मिनट में ऐसे ही आराम हो जाता है उसको। ठीक है, तो यूनानी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक हमारे जो होते हैं न्यू कमर्स होते हैं, वो सोचते हैं हम यूनानी में करेंगे, उनके दिमाग में तो एक आइडिया होता है कि हमें बायोमेट्री लेना है, प्रैक्टिस करना है, मॉडर्न की प्रैक्टिस करना है, इंजेक्शन लगाना है। यूनानी में बहुत सारे ऑप्शन। एक तो आप यूनानी प्रैक्टिस करके भी आप अपनी इज्जत को भी बढ़ा सकते हैं, इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, और दूसरे डॉक्टर को आप टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि एक दो बीमारी। सेकंड है कि कुछ लोग अगर चाहें तो फार्मेसी में जा सकते हैं, दवाएं को बना सकते हैं, इसका ही बहुत डिमांड है। और बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो हमारे इलाके में, जो जिस इलाके का हो उस इलाके में जो खुदरू होती है, यानी कि उसको कोई पैदा नहीं करता है, कोई उसको उपजाता नहीं है, खुद ब खुद वो पैदा होती है। सिर्फ मतलब मौका ये है कि कोई उसको कलेक्ट करे, कोई उसे जमा करे, और उसके बाद उसको जो है जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सप्लाई करे, या कंपनी को ये दवा बना के उसको दे।
तो उसमें जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि आप पेशेंट नहीं देख रहे हैं तो आपको रिस्क नहीं है, और जो है आप फ्री वाली दवाएं भी बना दे सकते हैं। जैसे मैंने बस पहले एक दवा भी बताया, मैंने गिलो के बारे में बताया, कानकपोरा कोडिकोलिया, बिहार में कहीं पे उसे गुरुजुलत्ती भी कहते हैं, ठीक है। पेड़ों पे आमतौर से चढ़ जाता है, अब पान जैसे पत्ते होते हैं, और छोटा जो अंगूर से छोटा सा दाने होते हैं, पहले ग्रीन होता है, फिर बाद में पकने में रेड हो जाता है, फल निकलते हैं गुच्छों में, तो वो गुडुचि होता है। उसका बहुत डिमांड है, यानी कि अभी जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर जो आयुष मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया, जो एक दो दवाएं रिकमेंड की, उसमें वो गिलो भी शामिल है। और जो आयुर्वेदिक वाले भी जो इसमें रिकमेंड करते हैं और दवाओं से, वो गिलो को, तो गिलो को जरूर रखते हैं, क्योंकि गिलो अपने आप में क्या हुआ, एंटीबायोटिक है, बुखार को भी दूर करता है, एंटीबायोटिक इफेक्ट भी आता है उसके अंदर, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, ज्वाइंट पेन में फायदा करता है, तो ज्वाइंट पेन में दे सकते हैं, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है, डायबिटीज में दे सकते हैं, ज्वाइंट पेन में दे सकते हैं, ठीक, इम्यूनिटी बढ़ाने दे सकते हैं, क्रोनिक फीवर में दे सकते हैं, ब्लड प्यूरिफायर है, ठीक है, स्किन डिजीज में दे सकते हैं, तो उसको कहीं भी दे सकते हैं। तो आप उसको जमा करें, और या तो अगर खुद प्रैक्टिस करते हैं तो बगैर कीमत की आपको दवा मिल जाएगी, आप उसका जो है अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आप किसी को सप्लाई करते हैं तो उससे आपको इनकम हो जाएगा, ठीक। एक दवा है जैसे बहुत हमारे इलाके में होता है, और पहले तो बहुत होता था और अभी भी होता है, खेतों के किनारे में, रोडों के किनारे पे मक्खू होता है, सोलेनम नाइग्राम होता है, और वो ज़ाया हो जाता है, कोई अगर इस्तेमाल नहीं करा जाए तो ज़ाया हो जाएगा। और अड़ के मक्खू का मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, पेशेंट को भी देता हूँ। जिगर के अमराज और पेट के अमराज, और पेट के अंदर जो भी गैस काम हो, या यूटेरस हो, या मतलब कोई भी बीमारी हो, ठीक है, विश्वास के अंदर, उसमें जबरदस्त फायदा है। तो आप जो है मको को कलेक्ट करके उसका अर्क निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो हमारे इलाके में खुदरो है, और मैं उसको कलेक्ट कर करके अपने जब प्रैक्टिस में था तो उसको मैं रखता था, देता था, दवा बनाता था। भुई आंवला है, भुई आंवला है, उसको आप देख सकते हैं, जिगर के लिए और लीवर के, इसके लिए, किडनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है। उसके अलावा ये पुनर्नवा है, अभी हमारे यहाँ पे लॉन में बाहर जाता हूँ तो दूसरा जगह छितरा हुआ पुनर्नवा है, तो ये दवा है किडनी के लिए, डिजीज के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी दवा है, अगर मैं गिनती करने लगूंगा तो बहुत है। अभी जो गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया, हाईवे के किनारे एक दो दरख्त उन्होंने लगाया, बहुत काम के दरख्त है, ठीक है। और वो उसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन लोग क्योंकि जानते नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और बहुत ही कीमती चीज समझिए ऐसी है, बस पेड़ तो है ही, हर पेड़ का काम है छाया देना, ये करना, लेकिन अर्जुन के पेड़ जगह जगह हमारे इलाके में पहले नहीं थे, लेकिन अभी हाईवे के किनारे वो बाहर से लगा, जिन्होंने लगाया रोड वालों ने। और अर्जुन जो है हार्ट डिजीज के लिए बहुत फायदा है, टर्मिनलिया अर्जुना उसका है, अर्जुन के दरख्त है, और बहुत काफी बकाइन के पेड़ अभी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं। तो बकाइन क्या है, ब्लड प्यूरिफायर है, पाइल्स के लिए बहुत अच्छी दवा है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं। आप जब आएंगे, जब आगे कोर्स में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो है एक एक दवा की पता चलेगा कि अरे ये तो 10-10 20 मर्ज में फायदेमंद है, तो फिर इसकी अहमियत समझ में आएगी, ठीक है। उसी तरह जो है ये अमलतास के पेड़ हैं, वो जगह जगह होते हैं, उसमें लंबी लंबी डंडी के शकल में उसकी फल आती है, लाठी के शकल में, ब्लैक ब्लैक काला काला, और समझिए कि हर साल कितने टन वो ज़ाया हो जाते हैं, जो लोग जानते हैं वो अपना कलेक्ट करते हैं। आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पेड़ में ज़ाया हो जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा काम है कि जो लोग इस फील्ड में हैं, बीएमएस करने और ये सब करते हैं, तो वो जो जो दवाएं हमारी हर्बल ड्रग्स है, यूनानी दवाएं हैं, वो खुदरो भी होती है, और बाज लोग लगाते भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं जानते, वो किसी और मकसद से लगाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं। अमलता तो उसको कलेक्ट करना, दवा को कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, उसको कुछ मशीन्स आजकल आ गए हैं जहाँ आपको दवा को आप जो प्रिजर्व करना, उसको ये करना, उसको मॉडिफाई करके उसको करना, और इसका बहुत डिमांड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इनसे वो खरीदते हैं, बहुत सारे फर्म। तो एक वाक्य मुझे और याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक छिंदवाड़ा एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहाँ मेरा एक साथी था, वो काम करता, उसने मुझे बुलाया, मैं कहा यहाँ क्या काम होता है? उसने कहा कि एक आदमी ने यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है, ये हर्बल दवाओं को पहाड़ियों से यहाँ से कलेक्ट करवा के, मजदूर लगा के एकदम सस्ते दामों में कलेक्ट करवाता है, फ्री में समझिए, और उसका प्रोसेसिंग करके उसका जो है जूस निकाल के, या उसका जो है टेबलेट पाउडर बना के, या अलग अलग शक्लों में उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई कर रहा है। डाबर है, हिमालय है, झंडू, यहाँ तक कि फॉरेन में उनकी दवाई जाती है।
और मैं गया तो मैं दंग रह गया, बहुत बड़ा यूनिट कारखाना था। और उसके मालिक से भी मिला, उसने कहा कि मैंने आज से 5-6 साल पहले, उसने बताया कि 10-15 लाख से उन्होंने शुरुआत किया था इसमें। और उस वक्त जब मैं गया था वहां पे, 2010 की बात है, तो उस वक्त उसके करोड़ों का टर्नओवर था। और मेरे सिर्फ एक, मतलब एक हिंट से उनको करोड़ों का फायदा हो। जो लैब में काम कर रहा था, मेरा जो दोस्त था, जानने वाला था, उस कंपनी को ऑर्डर आया कि आपको जो है बेल का पाउडर देना है। बेल का पाउडर मंगाया कहीं से, बेलगिरी बेल का पाउडर। और उस वक्त उसको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जो है बहुत सारे बेल उन्होंने कलेक्ट किए, पके हुए बेल, और उसको उन्होंने सुखाया तो सारे बेल खराब हो गए। तो फिर मुझसे पूछा कि ये बताइए बेल का पाउडर कैसे बनाएंगे। तो मेरा साथी था, उसको मैंने कहा कि देखो, बेल बिल्कुल पुख्ता मत लो, बल्कि बेल जो पकने से करीब, थोड़ा कच्चा बेल हो उसको लो, उसको सुखा के उसका पाउडर बनाओ जीरा का। तो फिर वैसे रह गया। उस उस कंपनी को एक ऑर्डर आया कि सेलेरी रूट जूस, सेलेरी रूट जूस चाहिए। और वो सब परेशान हो गया कि सेलेरी रूट जूस जूस क्या होगा। फिर मैंने उसका जो है देखते देखते मैंने देखा कि सेलेरी रूट क्या है, फिर यूनानी का उसका नाम देखा कि मैंने क्रप्स है। क्रप्स बताया तो उसे समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसका और नाम देखा क्या, तो देखा कि उसका अजमोद बूटी भी कहते हैं। फिर मैंने उसे बताया कि अजमोद बूटी है। अजमोद वो जानता था, वो अपना लोकल में पता लगाया तो अजमोद। फिर उन्होंने उसका जूस बना के सप्लाई। तो मैंने आज से देखा है कि एक आदमी जो, उससे जो हर्बल दवाओं से कोई ताल्लुक नहीं था, पहले कुछ नहीं था, उसने उसमें इन्वेस्ट किया, लगाया और करोड़ों रुपया कमाया। तो ये जो फार्मेसी है, ठीक है, अगर आप मतलब करते हैं, यूनानी से मतलब करते हैं, तो इसमें भी आपको फायदा है कि आप अपने हिसाब से दवा बना के दे सकते हैं। आप कंपनी की दवा रख सकते हैं, उसी दवा फायदा करती है। मैं तो आमतौर पर ज्यादातर कंपनियों की दवा रखता था, जो दिल्ली कंपनी है, रेक्स है, ठीक है, शमा है, सदर है, दवाखाना तिब्बिया कॉलेज, हमदर्द है। तो इनकी भी दवाएं इफेक्टिव होती हैं। अगर आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है या इतना अभी नहीं है कि आप कुछ अपने दवा बना सकें, ठीक है, पेशेंट कम है, कम आ रहे हैं, तो अपनी कुछ दवा रखिए। लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि धीरे धीरे हम इसको जो है वसी करना है, फैलाना है, ठीक है। और तो क्या होगा कि ये जो एसेट्स बनता है आपका ना, जो चीज आप बनाते हैं बनता है, तो वो नस्ल दर नस्ल चलता है। अगर आपने कोई एसेट्स बना लिया, एक दवाखाना बनाया, कुछ बनाया, तो वो आपके नस्लों में वो चीज मुंतकिल हो जाता है, चला जाता है, ठीक। और इसमें आपको बहुत बड़ा ऑप्शन है यूनानी के अंदर, अगर पढ़ने के बाद ये बहुत बड़ा ऑप्शन, आपकी दिमाग खुल जाएंगे, जहन खुल जाएगा, और आपको जो चलते फिरते दवाइयां नजर आने लगे। जो मेरे साथ हुआ कि मैं जब पढ़ने लगा यूनानी के बारे में, अगरने लगा, तो मेरे साथ जो चलते थे लोग जो है उग जाते, क्योंकि मैं जहां जाता वहीं उग जाता था। अरे ये तो फला दवाई है, ये तो फला दवाई है। लोग परेशान, ये दवाई है। अभी मैं चल रहा था, अभी अभी इस वक्त घर पे, तो एक जगह मतलब कई दवाओं के मैंने फोटो उठाए और देखे, और वो ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक दवा है किन्नप, किन्नप कहते हैं, और वो बिहार के अंदर जो है, ये खुदरो तौर पे उसकी हजारों लाखों टन दवाएं बर्बाद होती हैं, उसको कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं किन्नप। और तो आवाज तुमसे आ रही है पीछे से, थोड़ा सा आवाज को देख लीजिएगा। तो यूनानी में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। यूनानी आप पढ़ने से, अगर आप देखिए यूनानी का इलाज करते हैं, कोई और पैथी में इलाज करते हैं, तो फर्क क्या है कि दूसरे पैथी में इलाज करने के बाद उस पैथी में आप स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे, हमेशा आप बहुत ही जूनियर लेवल के डॉक्टर होंगे। लेकिन अगर आप यूनानी से इलाज करते हैं और एक दो मर्ज का भी इलाज पकड़ते हैं, ज्वाइंट पेन का इलाज, ज्वाइंट पेन है उसका आप स्पेशलिस्ट बन जाए, पाइल्स के स्पेशलिस्ट बन जाए, लीवर डिजीज का स्पेशलिस्ट बन जाए, ठीक है। तो क्या है कि उसमें आपका जो नाम होगा और जो मुकाम होगा, वो पैसा होगा, वो मॉडर्न से नहीं हो सकता है, वो यूनानी से ही हो सकता है, क्योंकि आप यूनानी से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी तक जो ट्रेंड रहा है, अभी से कुछ साल पहले तक, कि यूनानी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो फारगिन नए नए आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से सलाहियतमंद और बहुत सलाहियतमंद लड़के भी आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या बीएमएस कर रहे हैं, और यूनानी की तरफ उनकी दिलचस्पी भी है। लेकिन आज से 5-10 साल पहले जब हम लोग निकले, उसी के आसपास की बात है, कि मुश्किल से 1-2% यूनानी करते थे। उनका एम ही होता था कि हमें जाना है इंटर्नशिप, क्या इंटर्नशिप से पहले ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जाके कोई डॉक्टर या नर्सिंग ज्वाइन कर लिया। उनके माइंड में होता था कि हमको मॉडर्न टेक्निक सीख लेना है, दवा जान देना है, इलाज करना। तो यही चल रहा था। तो एक जहन में बैठा हुआ था कि यूनानी से कुछ होने जाए, पाउडर से क्या होगा। मेरी जो वाइफ है वो खुद पटना तिब्बी कॉलेज की फारिग है,
जो आपका कॉलेज है पटना तिब्बी कॉलेज, गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना, उसी की फारिग है। उनका 2000 बैच है, 2006-7 में वो फारिग हुए वहाँ से। तो कमोबेश उनके जहन में यही था कि यूनानी से कुछ होता जाता नहीं है, तो अगर प्रैक्टिस करना है और मार्केट में जाना है तो भाई मॉडर्न सीखो। तो उन्होंने एक डॉक्टर कोई है बहुत ही फेमस है पटना, उनके यहाँ काम किया 1-2 साल, और आने के बाद जब इलाज में बैठी तो वही सारी चीज उसके जहन में था। और शुरू में ये कहती यूनानी से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और आज है कि वो सारी गायनी के पेशेंट जो यूनानी से ट्रीट करते हैं, वो खुद कहती कह रही इतना फायदा तो हम जो हार्मोनल ड्रग्स देते थे उसमें फायदा नहीं होता था, 1-2 महीना फायदा हुआ, मेंस में प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इरेगुलर मेंसेस है, कोई भी चीज है, तो उसमें जो फायदा हम क्या है कि वो उसमें क्या है मॉडर्न में कि कुछ हार्मोनल ड्रग्स देते हैं, 1-2 महीने फायदा हुआ फिर वैसे हो गया। इसमें तो जबरदस्त फायदा है। आज वो खुद हमें जो है यूनानी की दवाएं, माजून मुचरस, शरबत अंजबार, माजून मुकव्विरा, माजून दबिदुल वर्द, ये सारी दवाएं जानती हैं, मंगाती हैं, शरबत दीना, शरबत बजूरी, और इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि 50 दवाएं होंगी जो उनके प्रैक्टिस में उनको जबरदस्त फायदा मिला। और इससे क्या हुआ कि पेशेंट में भी हुआ कि नहीं, उनके पास जो दवा है वो कहीं नहीं है और उनके दवाओं में फायदा है। सिस्ट वगैरह का कोई पेशेंट हो, आमतौर से जो आज बहुत ही कॉमन है, ओवेरियन सिस्ट होना, यूट्रस के अंदर सिस्ट होना, तो मॉडर्न में सीधा एक इलाज वो बताते हैं कि आप यूट्रस को निकाल दो, इससे कोई फाइब्रॉइड हो गया है निकाल दो। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कितने पेशेंट्स को दिया है, और सिर्फ यूनानी दवाओं से उनमें जो है उनको ठीक हुआ, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ यूनानी दवाओं से। जिसको यूनानी से जो बर्जन थी, आज यूनानी के फेवर में और यूनानी के इलाज में, मतलब है कि यूनानी दवाएं रखना, यूनानी से प्रैक्टिस करना, यूनानी के बारे में बताना, तो ये चीज है। तो धीरे धीरे देखिए लोगों के अंदर भी ये समझ आ रही है, बूझ आ रही है। हमारे पास लोग आते हैं कि भाई हम कब तक मॉडर्न दवा खाएं, 20 साल से खा रहे हैं, 25 साल से खा रहे हैं, डायबिटीज दवा खा रहे हैं, ज्वाइंट पेन दवा, एलर्जी की दवा खा रहे हैं, ठीक है? हमें कोई हर्बल दवा दीजिए, हमें कोई यूनानी दवा दीजिए। तो यूनानी का बहुत ऑप्शन है, आप यूनानी पे एतमाद रखें और यूनानी के इलाज को में करें, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यूनानी से बहुत ही ज़्यादा जो है इसका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। फिर मैं जो है आखिर में CGHS के बारे में फिर से थोड़ा सा बता दूं कि CGHS जैसे कि आप समझ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। इसके तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, पेंशनर्स हैं और उनके जो डिपेंडेंट हैं यानी रिलेटिव हैं, जैसे वाइफ हस्बैंड या सन डॉक्टर हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़की हैं या माँ बाप हैं, और 25 साल से कम लड़का हो या गैर शादीशुदा बहन है, तो इन लोगों का जो है भी इलाज होता है यहाँ पे। तो इसमें यूनानी के का भी इलाज होता है, यहाँ पर आयुर्वेदिक का भी होता है, होम्योपैथिक भी होता है। तो हमारी यूनानी की यूनिट है CGHS की, दिल्ली में यूनिट है, बेंगलोर में यूनिट है, कोलकाता में यूनिट है, हैदराबाद में और बेंगलोर में। फिलहाल 5 शहरों में यूनिट है, और दिल्ली के अंदर खुद 5 यूनिट्स हैं, और कोलकाता में 1 यूनिट है, हैदराबाद में 2 यूनिट है, फिर बेंगलोर में 1 है, लखनऊ में शायद 1 यूनिट है। तो इस तरह से जो है यूनानी के वाले भी CGHS में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। और यहाँ आपको जो है जो फैसिलिटीज है वो फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर की फैसिलिटीज सारी मिलती है, उनके जो भी सैलरीज हैं और जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं वो सारी चीज़ मिलती हैं। तो इसका भी आप एम रख सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अंदर एंट्री के लिए आपको UPSC के थ्रू आना होगा। UPSC का जो है जब उसकी वैकेंसी निकलती है, एक बार 2013 में निकला था हमारे सामने, फिर 2016 में निकला। 13 वाले मेरा मिस हो गया कुछ वजह के बनाते, वजूहत के बनाते, लेकिन 16 वाले में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलेक्शन हुआ। और इसमें देखिए काफ़ी कैंडिडेट आते हैं, जाहिर सी बात है पूरे इंडिया से लोग आते हैं, 500-600 फॉर्म आ जाते हैं, कभी 4, 5, 10 सीट आता है तो, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारना है, उसी में से किसी न किसी का होना होता है। अगर आप तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन करेंगे तो ज़रूर उसमें आपका होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अभी से कि आप जो है यूनानी पढ़ के भी फर्स्ट क्लास गेजेटेड अफसर बन सकते हैं, ठीक है। कुछ सीट्स हमारे जो है मिनिस्ट्री में भी होती हैं, जो CGHS के थ्रू जाते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। और एक सीट, एक पोस्ट होता है ये यूनानी एडवाइज़र, यूनानी एडवाइज़र होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर होते हैं। जो इसमें जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग लोग होते हैं, तो उनमें ये एडवाइस देते हैं जो सचिव हैं,
सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस देने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। उनके जरिए बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी तक जो है कि ज़्यादातर सीजीएचएस से ही वो एडवाइजर पे लोग बने हैं। ठीक, सीजीएचएस से ही लोग जाते हैं। लास्ट हमारे जो है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब अभी एडवाइजर थे। ठीक है, अभी वो एडवाइजर रहते हैं। उनसे पहले रईसुर रहमान साहब थे, उनसे पहले और भी लोग एडवाइजर थे। तो जो है एक तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज है कि आप एडवाइजर तक पहुंच सकते हैं। जितने भी प्रोमोशंस होते हैं फर्स्ट क्लास गजेटेड अफसर के, जितने प्रोमोशंस होते हैं सारे प्रोमोशंस इसमें होते हैं, सारा चीज़ होती है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। ठीक है, हर तरह का जो पे स्केल है या जो भी चीज़ है सब उसी तरह मिलती है। ठीक है, अभी जो हमारे कुछ डॉक्टर हैं जो सीजीएचएस के थ्रू हैं, डॉक्टर हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, मोहम्मद ताहिर साहब है, मुश्ताक अली साहब हैं, एक हमारे सीनियर मैडम है वाजिदा तबस्सुम साहब हैं, तो वो हैदराबाद में हैं। अब्दुल कयूम साहब हैं, वो दिल्ली के अंदर भी है। नफीस अहमद साहब हैं, एक बंगलौर में है। और मुख्तार अहमद कासमी साहब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ही है, मिनिस्ट्री के अंदर ही है। ठीक है, डिप्टी एडवाइजर हैं। मोहम्मद जलील सुबहानी साहब हैं। एक डॉक्टर इसरार अहमद अंसारी साहब कोलकाता में हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हैं। ठीक है, एक डॉक्टर सूफिया बिल्किस हैं। तो ये लोग सीजीएचएस में हैं। जो हमारे पास लिस्ट है मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सब लोग जो है सीजीएचएस के डॉक्टर्स हैं। एक है शबाना परवीन है, डॉक्टर शबाना परवीन दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर हकीम नज़ीर अहमद हैं। उसके अलावा डॉक्टर फवान बोस हैं। अमजद अली साहब हैं। अमजद अली साहब हमारे अलीगढ़ से के ही हैं, उनसे सीनियर थे और अभी ये फिलहाल हैदराबाद में है। एक मुजम्मिल रहमान है, दिल्ली में है, सीजीएचएस दिल्ली में। और मोहम्मद आरिफ है जो मेरे बैचमेट हैं, क्लास फेलो हैं, फिलहाल वो सीजीएचएस दिल्ली में है। और मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था एक डॉक्टर अब्दाल अहमद साहब का, अभी वो लखनऊ में है। और डॉक्टर सुहेल अख्तर जो है वो सीजीएचएस दिल्ली में है। और मैं रहमतुल्लाह रहमानी जो है वो अभी सीजीएचएस कोलकाता में हूँ। तो इतने अभी सीजीएचएस डॉक्टर्स हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनकी तादाद और बढ़ेगी और वैकेंसी आनेगी और भी नए यूनिट बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और गवर्नमेंट का अभी तक जो आयुष के लिए रहा है कि ये गवर्नमेंट के आने से आयुष के फील्ड में काफ़ी तरक्की हुई, उन्होंने मिनिस्ट्री बनाया और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जिस तरह आयुर्वेदिक का भी बढ़ रहा है तो यूनानी के भी सीट्स साथ साथ बढ़ेंगे, हर जगह बढ़ेंगे। अभी बहुत सारे शहर हैं जहाँ यूनानी की यूनिट नहीं है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2, 4, 5, 10 सालों में पटना है, मुंबई है, भोपाल है, इन शहरों में यूनानी के यूनिट खुलने की उम्मीद है। और जहाँ यूनिट है वहाँ पे सीट्स बनने की और या एक्स्ट्रा यूनिट खुलने की उम्मीद है। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमें जो है यूएमएस करना है, एमडी करना है, सीजीएचएस में जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, मैंने बनाया था, थोड़ा सा लिखा था, लेकिन मैंने दिखाया भी नहीं, आपको बताया नहीं, बात से बात निकल गई। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर फिर वहाँ से 2 लाइन शुरू हो जाती है। एक हमारा लाइन शुरू हो जाता है सेंट्रल काउंसिल्स के, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल है मिनिस्ट्री के अंदर। तो सेंट्रल काउंसिल ऑटोनोमस गवर्नमेंट की बॉडी होती है, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, CCRS कहलाते हैं, वो एक बॉडी है। उसके अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर और उससे पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेज हैं, उसकी शाखें हैं, इसमें आयुर्वेदिक वाले लोग जाते हैं। उसी तरह जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, हम शॉर्ट में CCRUM कहते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है। तो इसका हेड ऑफिस जो है जनकपुरी में है, दिल्ली में। और CCRUM CGHS से अलग है, तो CCRUM भी मिनिस्ट्री का है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। और इसमें भी हमारे काफ़ी तादाद में, हमारे यहाँ तो मतलब कि 20-25 लोग हैं CGHS में, लेकिन सैकड़ों की तादाद में हमारे यूनानी डॉक्टर इसमें काम करते हैं। CCRUM जो हेड क्वार्टर है वहाँ काम करते हैं। फिर CCRUM के अंदर में अलग अलग शहरों में इसके जो है ये है यूनिट्स हैं, उसको कहते हैं रीजनल यूनिट्स कहते हैं, रीजनल रिसर्च यूनिट इन यूनानी मेडिसिन, RRIUM। जैसे RRIUM एक अलीगढ़ में है, ठीक है, एक पटना में भी है, ठीक है। उसी तरह आसाम में है, सिलचर में है। उसी तरह एक उड़ीसा में है, हमारे भद्रक में है। दूसरा हैदराबाद में है, श्रीनगर में है, ठीक है।
और इस तरह एक मैं बुरहानपुर में था तो वहाँ भी एक सेंटर था CCRVM का, वहाँ भी एक डॉक्टर साहब रहते थे। तो मुंबई में है, तो इसकी इसकी बहुत सारी इसकी है। तो एक तो CGHS के साथ साथ आप CCRVM में भी इसमें जा सकते हैं, और उसमें सैकड़ों की पोस्ट है। CGHS में तो अभी कम है, लेकिन CCRVM के अंदर कई सौ पोस्ट यूनानी के हैं, और हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती रहती है। अभी भी उसकी वैकेंसी आई है और इंटरव्यू भी होने वाला है। तो CCRVM में भी हमारे यूनानी डॉक्टर जाते हैं, उनकी फैसिलिटीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो फैसिलिटीज हैं, सारा चीज़ है, तो सारी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं। ठीक, तो उसके अंदर भी आप लोग जा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये 2 ब्रांचेस होगी। एक तो आप काउंसिल्स हो गए, सेंट्रल काउंसिल यूनानी मेडिसिन, और इसी तरह CGHS हो। और CGHS के अंदर हम लोग हैं, वो सेंट्रल काउंसिल वाले। CGHS की अभी पटना में ब्रांच नहीं है, लेकिन CCRVM की पटना में ब्रांच है, RRIUM पटना। तो वहाँ भी हमें लगता है 4-5 डॉक्टर हैं वहाँ पे यूनानी के। एक सेंटर में 5-6 डॉक्टर होते हैं। अलीगढ़ है, वहाँ भी है। तो इसके लिए आप लोग जो है पूरा एम बना के आपको चलना है कि हमें जो है यूनानी में क्या करना है, BOMS करना है, MD करना है। MD के बाद आपके पास 3 ऑप्शन तो जो बजाय नजर आते हैं वो, एक तो कॉलेजेस है, सेंटर मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिब्बिया कॉलेज है, आपका पटना का यूनानी तिब्बिया कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज है, करोल बाग में है जैसे तिब्बिया कॉलेज है, मुंबई में तिब्बिया कॉलेज है, या लखनऊ में तिब्बिया कॉलेज है, भोपाल के अंदर तिब्बिया, ये तो गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज है। तो जितने गवर्नमेंट की फैसिलिटी सारी मिलती है। तो आप तिब्बिया कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जा सकते हैं, बन सकते हैं। उसमें काफ़ी आगे तक आने वाले वक्त में अगर उसमें लगे रहेंगे तो चेयरमैन, डीन सब बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे। ठीक है, एक वो हो गया। सेकेंड CCRVM में हो गया, इसमें सैकड़ों सीट्स है। और थर्ड आपका CGHS हो। और बाकी जो आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो तो अलग है, उससे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हालांकि मैं खुद नौकरी में हूँ, और नौकरी होने से इंसान का ये होता है कि अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करता है। लेकिन मैं आपको रियल में बता रहा हूँ कि अगर आप अपना प्रैक्टिस करके अपना दवाखाना बनाते हैं, तो वो जो एसेट्स होता है वो आपके नस्लों के लिए होता है, और उसका कोई जवाब नहीं है। एक अगर आप नौकरी करते हैं तो वो आप पर्सनल नौकरी करते हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे बेटे को नौकरी, क्योंकि अगर उसको करना होगा तो उसको वो सारे प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। और जरूरी नहीं कि हर चीज को वो पूरा कर पाए, हर प्रोसेस को, ठीक है, हर रुकावट को वो दूर कर पाए। हो सकता है कहीं पे BOMS करके MD नहीं कर पाए, MD करके कोई टेस्ट नहीं निकाल पाए, ठीक। लेकिन अगर आप दवाखाना खोलते हैं, अपना एक फार्मेसी काम करते हैं, दवा बनाने का सेंटर बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, आप तो उसमें रहेंगे ही, आपकी नस्लें, आपके जो अजीज व अकारीब, आपके भाई, आपके जो है बच्चे भतीजे, उसमें आप दसियों लोगों को जोड़ सकते हैं। और अगर आप चले जाते हैं तो आपके बाद भी वो सिलसिला जारी रहता है। तो ये फायदा है। तो मेरा तो फर्स्ट चॉइस है, मेरा पर्सनली मेरा, हालांकि मैं नौकरी कर रहा हूँ तो ये लोग नहीं समझे कि मैं ये कर रहा हूँ। आप इस नौकरी के लिए भी ट्राई करें, कोशिश करें, बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। ये है कि आप जरूर आए, इसमें आए, CCRVM में जाए, कॉलेजेस में जाए। लेकिन अगर कोई इंसान अपना बनाता है तो वो उनके नस्लों के लिए, जैसे जिसने भी हमदर्द दवाखाना बनाया, पहली बार उसने हिंदुस्तानी दवाखाना बनाया, बाद में हमदर्द बना, जो भी बना, तो उसने क्या है, एक छोटा मतलब बनाया था, जिसने बनाया। और उसके बाद धीरे धीरे देखिए आज पूरी यूनिवर्सिटीज है, पूरी यूनिवर्सिटी है, उनके खानदान का भी फायदा हुआ, और जो है पूरे मुल्क का फायदा है, पूरे अवाम का फायदा है, पूरे मिल्लत का फायदा, हर किसी का फायदा। तो ये जबरदस्त फायदा। और यूनानी में अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि यूनानी के कॉलेज अभी भी कम है, यूनानी की डिस्टेंसेज कम है, यूनानी के दवाखाने कम है, और लोग धीरे धीरे मॉडर्न से उठ के और साइड इफेक्ट से घबरा के परेशान होके जो है यूनानी नेचुरल हर्बल की तरफ आना चाह रहे हैं। तो इसका जो है मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है, वो बिल्कुल ब्राइट है, रोशन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी मुस्तकबिल रोशन हो, और बहुत ही ब्राइट हो, और कौम मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए आप लोग अपनी जो है बेश कीमत खिदमत अंजाम देंगे। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफ़ी कम वक्फे में आपने बड़ी चीज़ें समेट दी, एक साथ कर दी, इसलिए हाँ, आपका चल रहा बहुत शुक्रिया। वर्किंग लिंक भेजे था आवर चल रहा है आपका, जी। तो इसलिए तो आप आए और आपने वो चीज़ें शेयर करी लड़कों को, स्टूडेंट्स को। एक और चीज़
कोई सवाल किसी से हो तो पूछ सकते हैं। अभी मैं लाइन पे हूँ, तो कोई सवाल अगर पूछा, अभी मैंने एक पेशेंट को बैठाया था, फिर मैं उसे देख जी दूंगा, जी। लेकिन कोई सवाल किसी के ध्यान में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट स्पीकर आपके आते हैं। तो फिर आपसे इंशाल्लाह, वो कमरी साहब लाइन में है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो शुक्रिया आपका, और इंस्टीट्यूट की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बच्चों को मैं चाहता था कि चीज़ उनको देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो एक स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल के थ्रू जॉब लग सकते हैं, उनका सैलरी बैंड स्टेट से भी अच्छा होता है, और बाकी सारी फैसिलिटीज उनको वो मिलती हैं जो मॉडर्न के मेडिकल ऑफिसर्स को मिलती है। तो मुझे यकीन है कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब किया होगा इसको। और 1-2 मिनट के लिए कोई सवाल है तो आप सर के लिए लिखें, जब तक हमारे दूसरे स्पीकर ज्वाइन करते हैं। एक ने पूछा है कि सीसीआरएम में जाने का क्या प्रोसेस है, एक बच्चे ने। सीसीआरएम की वैकेंसीज निकलती है, लगभग हम देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती हैं। उनका जो है ऑनलाइन भी होता है, अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वहीं दिल्ली में। जैसे हाल फिलहाल में अभी इसी महीने में एक होने वाला है, ठीक है। तो फिर वो उस इंटरव्यू में जब आप पास आउट हो जाते हैं तो होता है। आमतौर से उसमें एमडी को वो लेते हैं, एमडी डिजायरेबल होता है, तो उसके लिए आपको एमडी करना जरूरी है, पीजी करना जरूरी है। आप पीजी करें और उसके बाद सीसीआरएम के लिए जरूर ट्राई करें, ठीक है। किस तरह के पेशेंट्स आप देख पाते हैं वहां पे? मेरे पास जो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट है वो ज्वाइंट पेन के आते हैं, ठीक है, ज्वाइंट पेन के आते हैं। और सेकेंड में हमारे पास जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, जैसे बहुत सारे एसिडिटी है, गैस है, इसके पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। और पाइल्स के पेशेंट मेरे पास काफी है, क्योंकि कई लोग ठीक होने की वजह से, कई लोग उसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरे को जोड़ दिया है, तो पाइल्स के पेशेंट हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, अभी मैं डिप्रेशन के पेशेंट्स को, कई जो मेंटल होता है डिप्रेशन एंजाइटी में है, उनको भी यूनानी दवाई दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी काफी फायदा शिकार है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। वैसे ओवरऑल नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार सब आते हैं। अच्छा। जी। स्किन डिजीज के कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास, जो क्रोनिक स्किन डिजीज है, फंगल डिजीज या स्किन है, सोरियासिस टाइप का है, या ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं बिल्कुल, जो कई जगह से इलाज कर रहे हैं। अभी तो एक लड़का, एक बच्चा, मतलब 4-5 पेशेंट मेरे पास स्किन डिजीज के हैं जो अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उनको सुधार है। एक बच्चे ने पूछा है कि सीजीटीएस में जो है वो क्वेश्चन जो है पीयूएससी जैसा रहता है क्या? देखिए, यूपीएससी का मैं एक चीज बता दूं कि यूपीएससी में क्या पूछ दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप क्या तैयारी करके जाएंगे, वो क्या पूछेंगे, वो कुछ नहीं है। इसलिए जो आप शुरू से आखिर तक लेके पढ़ते जाते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो जाता है, ठीक है। आमतौर से जो यूनानी एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं वो तो वो यही डिजीज के बारे में पूछते हैं कि किस दवा में कौन लगे। जैसे मुझे ज्वाइश आमला, इसके ज्वाइश डालने के बारे में पूछा, या कुछ दवाओं के बारे में पूछा, अब्बे मुदिर के बारे में पूछा, तो ये दवाएं के बारे में पूछते हैं, कभी कभी नुस्खा पूछते हैं, कभी कभी किसी बीमारी के बारे में पूछते हैं इसमें क्या देंगे। एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो सीजीएचएस इसके, सॉरी, यूपीएससी के होते हैं, वो तो आपके बारे में पूछेंगे पहले, और आप जैसे ही पूछ बताएंगे कि मैं फला जगह से हूँ, फला का हूँ, फला, उसी से कोई सवाल निकाल देंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ क्या क्या होता है, कैसे सिस्टम चलता है, कैसे इलाज होता है, आपके यहाँ पीएससी में क्या होते हैं, सदर हॉस्पिटल में क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। फिर बिहार के बारे में उन्होंने पूछना शुरू किया, बिहार के, तो ये है। मैंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इंटरव्यू फेस किया, अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न मैंने एक ही अटेम्प्ट में निकाला था 2007 में, और 30 सीट था, 15 रिजर्व था राजस्थान वालों के लिए, 15 ओपन था, लेकिन 15 उन्होंने 15 को लिया नहीं, 4 या 5 को लिया था, तो हो नहीं पाया। लेकिन राजस्थान गया तो उन्होंने राजस्थान के बारे में पूछना शुरू किया, राजस्थान के कल्चर के बारे में और राजस्थान के बारे में। ऑब्वियसली जो बाहर के हैं उनको उसका परेशानी होती है। तो ये कोई भी कमीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो या बिहार पब्लिक सर्विस हो, राजस्थान कमीशन हो, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने आप में आप जो बोल रहे हैं ना, जो आपका अपनी है, आपका इंडिविजुअल है, जो जहाँ से आए हैं, बिलोंग किए हैं और जहाँ जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा सही नॉलेज होना चाहिए। आपके इलाके में क्या है, आपके इलाके में क्या कल्चर है, वो ये साथ में होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के साथ, ये जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह रहमानी साहब। हमारे गेस्ट स्पीकर जो दूसरे हैं प्रोफेसर मोहम्मद